हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 61 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यानी SCR नामक तकनीक का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने के लिए अमोनिया का उपयोग करती है। यह एक ऐसी तकनीक है जो हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उपयोग करती है। यह एक ऐसी विधि है जो वायु में अशुद्धियों को दूर करने के लिए विद्युत आवेश का उपयोग करती है। यह एक ऐसी तकनीक है जो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर में परिवर्तित करती है। देखिए, जो आपकी सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन है, यह वर्तमान में बहुत व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली तकनीक है, जिसमें एक कन्वर्टर में उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने हेतु अमोनिया को अपचयित करने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी आपका यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। यह जो तकनीक है, यह एक ऐसी तकनीक है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने के लिए अमोनिया का उपयोग करती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पहले का ए वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, ब्लैक कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। यह एक गैसीय पदार्थ है जो जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यह वातावरण में समय की एक छोटी अवधि के लिए रहता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान करता है। यह पृथ्वी की सतह के एल्बिडो को कम करता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। देखिए, ब्लैक कार्बन जो है एक गैसीय पदार्थ नहीं है, बल्कि एक कण है। यह जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन से उत्सर्जित कालिक का एक घटक है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यह गैसीय पदार्थ नहीं है बल्कि एक कण है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, यह कम समय के लिए वातावरण में रहता है और कुछ समय बाद वर्षा के साथ ये नीचे आता है। ब्लैक कार्बन के छोटे वायुमंडलीय जीवन काल के कारण इसकी उपस्थिति कम होने से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कुछ ही हफ्तों के भीतर शीघ्रता से कम करने का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यानी यह वातावरण में समय की एक छोटी अवधि के लिए रहता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान करता है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। पृथ्वी के एल्बिडो प्रभाव का हमारी जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और किसी सतह का एल्बिडो आपतित सूर्य के प्रकाश का वह अंश है जो सतह से परावर्तित होता है। एल्बिडो जितना कम होगा उतना ही अधिक सूर्य से प्राप्त होने वाला विकिरण ग्रह द्वारा अवशोषित किया जाएगा और इससे तापमान में वृद्धि होगी। यदि एल्बिडो अधिक है तो पृथ्वी अधिक परावर्तक होगी, जिससे अधिक विकिरण अंतरिक्ष में वापस चला जाएगा और आपका ग्रह ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। यह पृथ्वी की सतह के एल्बिडो को कम करता है, इससे क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका 2 और 3 कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका सी वाला, केवल 2 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, समुद्री स्नोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह बड़े पैमाने पर प्रवास के दौरान व्हेल द्वारा छोड़ी गई अपशिष्ट सामग्री को संदर्भित करता है। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यधिक लाभदायक है। समुद्री स्नोट को पहली बार वर्ष 2007 में टर्की के तट पर देखा गया था। यानी टर्की जो तुर्की है आपका, वहां पर देखा गया था। इसे जो है समुद्री कफ के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो समुद्री स्नोट है, इसको समुद्री कफ भी बोला जाता है। यानी कफ वही कफ है जो आपके फेफड़ों में जमा हुआ होता है, वही कफ बताया गया है। यह एक मोटी चिपचिपा स्लेटी भूरे रंग की चादर है जो मृत और जीवित कार्बनिक पदार्थों द्वारा बनता है। यह पंख तब बनता है जब शैवाल गर्म मौसम में पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी ये बड़े पैमाने पर प्रवास के दौरान व्हेल द्वारा छोड़ी गई अपशिष्ट सामग्री नहीं है। सेकंड वाला कथन आपका ये भी गलत है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यधिक लाभदायक है। समुद्र की सतह पर भूरे रंग के कफ की तरह तैरने वाली समुद्री स्नोट का बढ़ना देश के समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है और इसके प्रभाव से बड़ी संख्या में मछलियों की मृत्यु होती है और अन्य जो जलीय जीव हैं इन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत है। यानी ये लाभदायक नहीं है बल्कि ये हानिकारक है।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। चौथा प्रश्न है आपका, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह एक निर्दिष्ट तापमान पर जल में विद्यमान कार्बनिक पदार्थों के विखंडन हेतु सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। COD माप का उपयोग एक विशिष्ट स्थान के लिए आवश्यक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के आकार के संकेतक के रूप में किया जाता है। देखिए COD जो है, यानी जिसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है, एक परीक्षण है जो जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों और अमोनिया या नाइट्रेट जैसे अकार्बनिक पोषक तत्वों को रासायनिक रूप से ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है, न कि सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। COD माप का उपयोग एक विशिष्ट स्थान के लिए आवश्यक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के आकार के संकेतक के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथे का बी, केवल सेकंड वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, आर्सेनिक टूसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, आर्सेनिक में कोई गंध या स्वाद नहीं होता है। आर्सेनिक एक कैंसरजनक अभिकर्ता है। आर्सेनिक भारत की नदियों में पाया जाने वाला सर्वाधिक सामान्य भारी धातु प्रदूषक है। आर्सेनिक भूपर्वटी का एक प्राकृतिक घटक है जो वायु, जल और भूमि सहित संपूर्ण पर्यावरण में व्यापक रूप से वितरित होता है। अपने अकार्बनिक रूप में यह अत्यधिक विषैला होता है। आर्सेनिक में कोई स्वाद या गंध नहीं होता है और कोई व्यक्ति अनजाने में ही इसके संपर्क में आ सकता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने आर्सेनिक और आर्सेनिक के यौगिकों को मनुष्य के लिए कैंसरजनक के रूप में वर्गीकृत किया है। तीसरा वाला जो कथन है आपका ये सही नहीं है। देखिए, जो आपका केंद्रीय जल आयोग है, यानी जो आपका CWC है, तो इसके अनुसार भारत की नदियों में पाया जाने वाला सर्वाधिक सामान्य भारी धातु प्रदूषक लोहा है। यानी हमारे यहाँ की नदियां हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो पदार्थ पाया जाता है वो आपका लोहा पाया जाता है, ना कि आर्सेनिक। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल एक और दो कथन सही है। तो सही आंसर है पांचवें का बी, केवल एक और दो। छठवां प्रश्न है आपका, पर्यावरण के संदर्भ में कार्बन मूल्य निर्धारण का सर्वोत्तम वर्णन है। किसी क्षेत्र में उत्सर्जनों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने हेतु किए गए नीतिगत उपायों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उस क्षेत्र के बाहर उत्सर्जन में वृद्धि, कार्बनिक पदार्थों में मौजूद कार्बन की मात्रा के संदर्भ में उन पदार्थों की पर्यावरणीय लागत का आकलन करने का अभ्यास, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए करों का भुगतान करने से बचने हेतु उत्सर्जकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कर चोरी तंत्र, बाह्य लागतों को किसी इकाई द्वारा उत्सर्जित उत्सर्जनों के प्रति निर्दिष्ट करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों से होने वाले नुकसान के बोझ को स्थानांतरित करना। कार्बन मूल्य निर्धारण एक ऐसा उपकरण है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों की बाह्य लागतों को दर्ज करता है, और ये उत्सर्जनों की ऐसी लागतें होती हैं जिनका भुगतान जनता को करना पड़ता है, जैसे फसलों का नष्ट होना, ग्रीष्म लहरों और सूखे के कारण स्वास्थ्य देखभाल की लागत, तो ये सब इसमें आ जाती हैं। कार्बन मूल्य निर्धारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों से होने वाले नुकसान के बोझ को वापस उन लोगों पर स्थानांतरित करने में मदद करता है जो इन उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी हैं और जो इस उत्तरदायित्व से बच सकते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का डी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, यमुना नदी में एक अभिनव बबल कर्टेन तकनीक का प्रयोग किया गया था। गंगा नदी डॉल्फिन के प्रवास की निगरानी करने के लिए, यमुना नदी में प्लास्टिक के प्रवेश को रोकने के लिए, यमुना नदी के मौसमी झाग को हटाने के लिए, यमुना नदी के किनारे स्थित विरासत स्थलों को सुशोभित करने के लिए। निर्माण समाधान प्रदाता कंपनी लाफार्ज हॉलकिम की वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन शाखा जियोसाइकिल यमुना नदी में प्लास्टिक के प्रवेश को रोकने के लिए भारत में पहली बार अभिनव बबल कर्टेन तकनीक का प्रयोग कर रही है, और इसके तहत आगरा शहर के मंटोला नाले पर बबल बैरियर स्थापित किया गया है। और ये जो नाला है आपका, ये आगरा शहर के 40% निस्सरण और अपशिष्ट जल का परिवहन करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सातवें का बी वाला। आठवां प्रश्न है आपका, ब्लू कार्बन पारतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। एक तटीय ब्लू कार्बन पारतंत्र की कार्बन प्रक्षालन क्षमता उष्णकटिबंधीय वनों की कार्बन प्रक्षालन क्षमता से
अधिक होती है। ब्लू कार्बन पहल ब्लू कार्बन पारतंत्रों को सुरक्षित करने के लिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल की एक पहल है। तटीय ब्लू कार्बन पारतंत्र कार्बन का प्रच्छादन एवं भंडारण करने में बहुत सक्षम होते हैं। इन पारतंत्रों का प्रत्येक वर्गमील क्षेत्र किसी उष्णकटिबंधीय वन के प्रत्येक वर्गमील क्षेत्र की तुलना में उच्च दर से वायुमंडल और महासागरों से कार्बन को हटा सकता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, जो आपकी ब्लू कार्बन पारतंत्र वाली जो पहल है, यह कंजर्वेशन इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागर आयोग का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक प्रयास है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है 8वें का सी, 1 और 2 दोनों। 9वां प्रश्न है आपका, पेयजल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पेयजल में घुलनशील फ्लोराइड आयन दांतों पर मौजूद दंतवल्क इनेमल को अधिक कठोर बनाते हैं। पेयजल में फ्लोराइड का इष्टतम स्तर 1 ppm तक होता है। मेथेमोग्लोबिनेमिया रोग पेयजल में फ्लोराइड आयनों की अधिकता के कारण होता है। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही है। पेयजल में घुलनशील फ्लोराइड आयन जो है, ये दांतों पर मौजूद जो इनेमल है इसको और अधिक कठोर बनाते हैं। सेकंड वाला जो कथन है आपका ये भी सही है। अधिकांशतः पेयजल में घुलनशील फ्लोराइड मिलाया जाता है जिससे इसकी सांद्रता 1 ppm या 1 मिलीग्राम हो जाए। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तीसरा वाला जो कथन है आपका सही नहीं है। देखिए, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा 50 ppm है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से मेथेमोग्लोबिनेमिया, यानी जिसको आप ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, इनसे ये बीमारी हो जाती है। यानी फ्लोराइड से बीमारी नहीं होती है, बल्कि किससे होती है, ये नाइट्रेट से होती है। ध्यान देना, ये फ्लोराइड से नहीं होती है बल्कि ये नाइट्रेट से होती है। और इसको मेथेमोग्लोबिनेमिया को ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से आप अच्छे से जानते हैं। कई बार पूछा जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता की वजह से होता है। ये जल में नाइट्रेट की अधिकता की वजह से होता है। तो यहां पर आपका जो तीसरा वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल 1 और 2 सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का ए, केवल 1 और 2। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आभासी जल यानी वर्चुअल वाटर का सर्वोत्तम वर्णन करता है। खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और व्यापार में शामिल जल, भूमिगत या भूमि के ऊपर स्थित टैंक में छतों से एकत्रित किया गया वर्षा जल, भौमजल स्तर के नीचे संतृप्त मृदा और सेलों में मौजूद अप्रयुक्त भौमजल, बेहतर यांत्रिक और नलसाजी प्रणालियों तथा आधुनिक भवन निर्माण डिजाइनों के द्वारा व्यावसायिक भवनों में बचाया गया जल। देखिए, आभासी जल खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार में शामिल जल है। यह वह अदृश्य जल है जिसे उत्पाद या सेवा के संपूर्ण जीवन चक्र में उपयोग किया गया हो। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 10वें का ए वाला। 11वां प्रश्न है आपका, नैरोबी घोषणा संबंधित है आपदा जोखिम न्यूनीकरण से, मरुस्थलीकरण से निपटने से, नवीकरणीय ऊर्जा से, प्रवासीय प्रजातियों का संरक्षण करने से। देखिए, नैरोबी जो घोषणा है ये आपका आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 11 का ए। हाल ही में 19 नवंबर 2021 को अफ्रीकी मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों द्वारा नैरोबी घोषणा को अपनाया गया है। इसमें अफ्रीका में सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना पर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। तो आपका यहाँ पर ये चर्चा में रहा है और ये संबंधित है आपका आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। 12वां प्रश्न है आपका, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षकारों के 26वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में पक्षकारों के सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पक्षकारों का सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। कॉप की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के बीच चक्रीय क्रम में स्थानांतरित होती रहती है। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहाँ सही है। पक्षकारों का सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत है। कॉप की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त 5 क्षेत्रों के बीच चक्रीय क्रम में स्थानांतरित होती है, न कि 5 स्थायी सदस्यों के बीच। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 12 का ए, केवल 1।
13वां प्रश्न है आपका, भारत में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में भारत शीर्ष स्थान पर है। सरकार की योजना वर्ष 2030 तक 1000 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की है। देखिए आपका पहला वाला यहां पर कथन बिल्कुल सही है। भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र विश्व का चौथा सबसे आकर्षक अक्षय ऊर्जा बाजार है। सेकंड वाला कथन यहां पर सही नहीं है। यहां बोला गया स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में भारत शीर्ष स्थान पर है। 2020 की स्थिति के अनुसार स्थापित क्षमता में भारत पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है और सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर है। सौर ऊर्जा में शीर्ष पर नहीं है, पहले स्थान पर नहीं है, बल्कि ये 5th पर है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला जो कथन है आपका ये भी सही नहीं है। यहां बुलाया गया है सरकार की योजना जो है वर्ष 2020 तक 1000 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की है। देखिए यहां पर गलत है। सरकार की योजना 2030 तक 523 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की है, न कि 1000 गीगावाट। यानी ये कितनी है, ये 523 गीगावाट की है, जिसमें से 73 गीगावाट हाइड्रो ऊर्जा भी शामिल है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है 13 का ए, केवल एक। 14वां प्रश्न है आपका, घर के अंदर यानी इंडोर वायु प्रदूषण का तात्पर्य हानिकारक रसायनों एवं अन्य पदार्थों द्वारा घर के अंदर की वायु की गुणवत्ता में गिरावट से है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से इंडोर वायु प्रदूषक हैं? रेडॉन, एस्बेस्टस, कार्बन मोनोक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए विकसित देशों में रेडॉन, एस्बेस्टस, कीटनाशक, भारी धातु, वाष्पशील, कार्बनिक यौगिक और पर्यावरण में तंबाकू और धुआं प्रमुख इंडोर प्रदूषक माने जाते हैं, जबकि विकासशील देशों में बायोमास ईंधन के दहन से बनने वाले उत्पाद इंडोर वायु प्रदूषण में सर्वाधिक इनका योगदान होता है। तो यहां पर अगर बात करें तो ये सभी पदार्थ रेडॉन, एस्बेस्टस, कार्बन मोनोक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड ये सभी इंडोर पॉल्यूशन में योगदान देते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 14 का डी वाला, 1, 2, 3 और 4। 15वां प्रश्न है आपका, प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में फ्लू गैस के विसल्फरीकरण के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस प्रौद्योगिकी में सल्फर के ऑक्साइडों को सल्फर में बदलने के लिए अमोनिया को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह या तो गीली प्रक्रिया वेट प्रोसेस या सूखी प्रक्रिया ड्राई प्रोसेस के माध्यम से संपन्न होता है। फ्लू गैस के विसल्फरीकरण से प्राप्त उत्पादों का उपयोग सीमेंट के निर्माण और कृषि अनुप्रयोगों में किया जाता है। फ्लू गैस एक धूम्र वाहिका के माध्यम से वातावरण में बाहर निकलने वाली गैस है। धूम्र वाहिका एक चिमनी, ओवन, भट्टी, बॉयलर या स्टीम जनरेटर से निकलने वाली गैसों को बाहर ले जाने के लिए एक पाइप या चैनल होता है। फ्लू गैस को प्राय विद्युत संयंत्रों में दहन के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस के रूप में संदर्भित किया जाता है। अब देखिए प्रौद्योगिकी की जो बात हो रही है, प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी, तो यह प्रौद्योगिकी का एक ऐसा समूह है जिसका उपयोग जीवाश्म ईंधन से चलने वाले विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लू गैसों से SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए किया जाता है। इसमें अमोनिया अपचायक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी अमोनिया यहाँ पर अपचायक के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है इसमें। तो इस आधार पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह या तो गीली प्रक्रिया या सूखी प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न होता है। तीसरा वाला जो कथन है आपका, यहाँ पे बोला गया है कि फ्लू गैस के विसल्फरीकरण से प्राप्त उत्पादों का उपयोग सीमेंट के निर्माण और कृषि अनुप्रयोगों में किया जाता है। देखिए तीसरा वाला कथन यहाँ पर ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 15 का बी, केवल 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।